Hello, welcome once again in RD Maths. How are you everyone? So today we are going to start class 10th NCERT Mathematics. Okay? तो क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर 1 है इज अबाउट द रियल नंबर. क्लास 9th में हमने कुछ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं एंड हियर इज अबाउट क्लास 10th. क्लास 10th हमें 3 थ्योरम डिस्क्राइब कर रहा है. फर्स्ट वन इज Euclid's division algorithm. Second is the fundamental theorem of arithmetic. And third is revisiting irrational number. तो आज की क्लास में हम ये तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी. ओके, तो अगर आप एनसीईआरटी से अपने बोर्डिंग्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं. अगर आप कोई दूसरी बुक से भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ये 3 टॉपिक्स को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो हमारा ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ थ्योरम. ये क्या है? ये एक थ्योरम है और ये थ्योरम हमें कुछ बता रही है रियल नंबर के बारे में. ये थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम बोल रही है आपसे ए इज एनी नंबर. ठीक है, एनी नंबर यू कैन गेस. कोई नंबर आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए ए कैन बी डिवाइडेड बाय बी इज ऑल्सो अ नंबर एंड लीव्स रिमाइंडर आर इज ऑल्सो अ नंबर. तो आपने यहाँ पे क्या समझा? कोई नंबर है ए, ठीक है, when it is divided by b. ठीक है, any number is a and is divided by b, तो ये एक रिमाइंडर देती है r. आप समझ गए ना? ये हमने बचपन में जो डिवीजन किया है ना, ये उस पे ही एक एल्गोरिथम, उस पे ही एक थ्योरम दे दी गई है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये थ्योरम बोल क्या रही है. ये आपसे बोल रही है आपका a कोई भी नंबर है, जब कोई दूसरे नंबर b से डिवाइड किया जाता है तो हमें एक रिमाइंडर मिलता है. ठीक है, थ्योरम एक रिमाइंडर की कंडीशन दे रहा है. कंडीशन क्या है रिमाइंडर की? या तो ये 0 होगा, ठीक है, या तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा या हमारा रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 होगा. आप समझ रहे हैं? 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा. इट मीन्स रिमाइंडर हमारा किस कैटेगरी में होगा? होल नंबर. करेक्ट, रिमाइंडर हमारा होल नंबर होगा. होल नंबर क्यों? क्योंकि ये 0 भी हो सकता है. 0 कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 एंड 6, यहाँ पे 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर इज व्हाट? 0. रिमाइंडर इज 0. बट अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर इज व्हाट? 1. आप समझ रहे हैं? रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होगा. रिमाइंडर विल बी नेवर नेगेटिव. रिमाइंडर इज नेवर नेगेटिव. ठीक है, इसलिए ये होल नंबर की कैटेगरी में आएगा. तो ये थ्योरम हमसे क्या कह रही है? फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है, यहाँ पे पढ़ते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 होगा. ये हमारा फर्स्ट केस है. इफ रिमाइंडर इज 0 तो क्या होगा? इट मीन्स a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय b. ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है इसका मतलब a जो है वो पूरी तरीके से b से डिविजिबल है. एग्जाम्पल, 6 इज डिविजिबल बाय 3 और 8 इज डिविजिबल बाय 4. आप समझ रहे हैं ना? इन सारे केसेस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0. नाउ सेकेंड केस. ये थ्योरम सेकेंड केस के बारे में बात करती है. इफ आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है
आपका रिमाइंडर 0 से बड़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इट कैन बी एनी नंबर अमॉन्ग द होल नंबर। इसका मतलब क्या है कि a इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। a पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है ना। a पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, तभी तो ये कोई रिमाइंडर दे रहा है। रिमाइंडर हमारा कुछ भी है बट 0 से बड़ा है। इट मीन्स r इज नेवर नेगेटिव। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हम इसका भी एग्जाम्पल लेंगे अभी, ठीक है। एक हमें इसका एग्जाम्पल लेना है, एक हमें इसका एग्जाम्पल लेना है। इस केस में r के बारे में कुछ चीजें बोली गई हैं। r इज ग्रेटर देन 0, r इज नॉट नेगेटिव, एंड थर्ड r इज लेस देन b। ये क्या बोल रहा है ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 को अगर हम 4 से डिविजिबल करते हैं, 4 1 सा 4, रिमाइंडर इज व्हाट 3, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, दैट r इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली रिमाइंडर अगर हमारा 3 है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा है। पहली कंडीशन आपकी करेक्ट हो गई ना। सेकेंड, रिमाइंडर हमारा नेगेटिव भी नहीं है, ये भी हमारी करेक्ट हो गई। एंड थर्ड इज r इज लेस देन b। ऑलवेज ये ध्यान रखिए r हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है। ऑलवेज r हमारा b से हमेशा छोटा होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे हमारा b क्या है, b है हमारा 4। b क्या है हमारा, b है हमारा 4, एंड r क्या है, r है हमारा 3। दिस इज b एंड दिस इज r। यहाँ पे चेक करिए b क्या है, b इज 4 एंड r इज 3। ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 4। तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। 3 इज लेस देन 4 है ना, 3 हमारा क्या है रिमाइंडर एंड 4 इज b। देखिए ये हमेशा छोटा भी क्यों होगा, हम इस चीज को देखते हैं। जैसे ये b से बड़ा क्यों नहीं होगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये b से बड़ा क्यों नहीं होगा। देखिए सपोज जैसे ये नंबर है 4, हमने इसको फिर से एक बार डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला यहाँ पे 7 की जगह हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, दैट इज 13, ठीक है, दैट इज 13। अगर हमने 4 2 8 किया, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, दैट इज 5। आप बोलेंगे इस केस में तो हमारा रिमाइंडर बड़ा हो गया क्योंकि रिमाइंडर हमारा 5 है एंड b हमारा 4 है। देखिए ये डिवीजन ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो 4 टाइम्स 3 भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 एंड 12 इज लेस देन 13। हम टेबल कब तक पढ़ते हैं, हम टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक कि इससे ये जस्ट छोटा ना रह जाए। आंसर इज 1। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 3 नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 5 नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा कितना होगा 1, एंड 1 इज लेस देन 4। अब आप समझ गए। आप कोई भी XYZ नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमें 12 का डिवाइड करना है, किस में, 28, 12 टू 24, रिमाइंडर इज 4 एंड ऑब्वियसली 4 इज लेस देन 12। देखिए अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 12 से बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 13 हो जाता, लेट तो हम 12 का एक बार और टेबल पढ़ सकते थे, बिकॉज 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12। तो हम यहाँ पे एक बार और पढ़ सकते थे। तो हम तब तक इसका टेबल पढ़ेंगे जब तक कि ये नंबर 12 के मल्टीपल से बड़ा ना हो जाए। इसलिए हमारी ये थ्योरम आपको कुछ चीज़ें बोल रही है। फर्स्ट कंडीशन इज कोई नंबर है, ए कोई नंबर है जो डिवाइड किया जाता है b से। आपको ध्यान रखना है, आपको रिमाइंडर जो कंपैरिजन करना है वो b से करना है। यहाँ पे a से इसका मतलब नहीं है।
ठीक है। जैसे कि अगर आप डिवीज़न कर रहे हैं, जिस नंबर से आप डिवीज़न कर रहे हैं, जिस भी नंबर से आप डिवीज़न कर रहे हैं, आपको उस नंबर से रिमाइंडर को कंपेयर करना है। देखिए, मैंने क्या बोला, a इज़ डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो हम रिमाइंडर को कंपेयर किससे कर रहे हैं? इस b से, इस a से नहीं, ठीक है। तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है? व्हेनेवर a इज़ डिवाइडेड बाय b, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जब भी कोई नंबर a हमारा b से डिवाइड किया जाता है तो हमें एक रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, हमें एक रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर, हमारे रिमाइंडर के दो केस बनते हैं, रिमाइंडर के दो केस बनते हैं। फर्स्ट वन इज रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, एंड सेकेंड इज रिमाइंडर हमारा ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। 0 में तो कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। और पॉजिटिव, अगर रिमाइंडर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हमें मिलता है, इट मीन्स रिमाइंडर हमेशा b से कम होगा। तो टोटल कंडीशन इज r इज ग्रेटर देन 0, r इज इक्वल्स टू 0, r इज लेस देन b। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 r b। ये कंडीशन आपकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में रिमाइंडर के लिए दी गई है। मैंने ये तीनों कंडीशन आपको अलग अलग समझा दी हैं। ग्रेटर देन 0 समझा दिया, इज इक्वल्स टू 0 समझा दिया, एंड लेस देन b समझा दिया, ठीक है। और इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है। अगर हम इन दो को देखें तो हमें पता चलेगा डेट r इज ग्रेटर देन 0, इस साइन की वजह से r इज इक्वल्स टू 0, एंड अगर हम इन दोनों को देखें तो r इज लेस देन p। तो अब आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। फिर से पढ़ते हैं एक बार। दैट अ नंबर a कैन बी डिवाइडेड बाय b, कोई नंबर a b के थ्रू डिवाइड किया जाता है, एंड इट लीव्स रिमाइंडर r, और एक ये रिमाइंडर देता है विथ रिमाइंडर का कंडीशन इज दैट रिमाइंडर 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। 3 कंडीशंस ये रिमाइंडर की हमें देता है। आप अब पेन उठाइए, जितने भी डिवीजन आप कर सकते हैं आप करने की कोशिश करिए। जब आप बहुत सारे डिवीजन करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो कंडीशन अभी मैंने आपको बताई है ये हमेशा फुलफिल करेगी। फर्स्ट इज r 0 के इक्वल होगा, r ग्रेटर देन 0 होगा, एंड r लेस देन b होगा। b एक नंबर है जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी एग्जाम्पल लीजिए और इस थ्योरम को वैलिड प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, आपको ये थ्योरम अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट कर ली है। नाउ अवर नेक्स्ट थ्योरम इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, मैंने वो थ्योरम आपको बहुत डीपली समझाई है। आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस थ्योरम से दिए गए हैं। इस थ्योरम से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस उन्होंने एक्सरसाइज 1 में पूछे हैं। देखिए, अब ये थ्योरम क्या कहती है, हम यहाँ पे सबसे पहले थ्योरम पढ़ेंगे, फिर हम ये थ्योरम कहना क्या चाहती है हम इसे मैथमेटिकल वे में एग्जाम्पल से सीखेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, कैन बी रिटेन इन यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स पावर। मैंने जिन जिन वर्ड्स के अंदर अंडरलाइन किया है हमें इन्हें पहले बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? देखिए, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए एक बार बता देती हूँ। एंड व्हाट इज प्राइम नंबर? ठीक है, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो। सेल्फ मतलब फॉर एग्जाम्पल 5। मैं बोल रही हूँ बताओ ये जो 5 है ये किस किस से डिविजिबल होता है? आप कहेंगे 1 से डिविजिबल होता है,
एंड देखो 2 से ये होता है नहीं, 3 से होता है नहीं, 4 से नहीं, एंड लास्ट इज 5। मीन्स ये किस किस से डिविजिबल हुआ, ये 1 से हुआ और ये अपने सेल्फ से हुआ। सेल्फ मतलब खुद से डिवाइड हो जाना, ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, नॉट प्राइम नंबर। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं जैसे कि कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे 4 है, देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 4 से डिवाइड हो रहा है। अब आप कहेंगे ये नंबर भी तो 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम क्यों नहीं है। ये प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक एडिशनल नंबर आ जाता है, दैट इज 2। तो ऐसे नंबर कंपोजिट होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो। देखिए 1 तो सारे ही नंबर को डिवाइड करता है, हमें बस ये देखना है कोई ऐसा नंबर जो ये नंबर खुद छोड़ के और 1 छोड़ के क्या किसी और से डिविजिबल होता है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, तो वो है प्राइम नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या है वो, तो है वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी आपने ये सीख लिया कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। पावर का यहाँ पे क्या मतलब है, एक वर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, दैट इज पावर ऑफ प्राइम नंबर। पावर ऑफ प्राइम नंबर सिंपल कि किसी प्राइम नंबर पे पावर लगी हुई है, किसी प्राइम नंबर पे पावर लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 5 पे हमने पावर लगा दी 2, 5 पे हमने पावर लगा दी 2, 2 पे हमने पावर लगा दी 4, 8 पे हमने पावर लगा दी, नहीं 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 8 पे हम ये पावर नहीं लगाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमारी पावर प्राइम नंबर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, प्राइम नंबर की। 7 पे हम लगा सकते हैं कोई भी पावर, 11 पे लगा सकते हैं, ये कोई नंबर्स हैं। अब ये नंबर कैसे होते हैं, प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रोडक्ट मतलब प्राइम नंबर के मल्टीपल होगा यहाँ पे कोई चीज, और यूनिक मतलब सिंगल। ये सारे वर्ड्स अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, अभी मैं आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा ये थ्योरम क्या होती है। देखिए ये जो थ्योरम्स है ना, इनके नाम ही बस बड़े बड़े होते हैं और इनकी डेफिनेशंस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये सब हम अपने बचपन में करते रहते हैं। जैसे देखिए 10 कोई नंबर है, इसके मल्टीपल बताइए। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल आपके ऐसे नंबर जो इस 10 को डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से, रिमाइंडर क्या देंगे 0। जैसे 10 को डिवाइड करने के लिए क्या आता है हमारे पास, 1, 2, 5 एंड 10, ये हमारे क्या होते हैं मल्टीपल्स। हमें क्या चाहिए, हमें फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपने ये एचसीएफ किया है 2 से डिवाइड करिए, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, कंप्लीट। तो 10 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई 5, समझ गए आप, 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए थ्योरम क्या कह रही है, हम सिर्फ इस एग्जाम्पल से सब कुछ समझ लेंगे, इस एग्जाम्पल से हम सब कुछ समझ लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल और सब कुछ आपको समझा देगा। थ्योरम क्या कह रही है, देखिए 10 आपका कौन सा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट, कंपोजिट। 2 क्या है, 2 इज अवर प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर। अब आपको समझ में आया थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम बोल रही है कोई भी कंपोजिट नंबर को, आप समझ रहे हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। आप समझे, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, करेक्ट। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 20, 20 से कंपोजिट नंबर, इसको हम, इसका हम लोग जिस हिसाब से एचसीएफ निकालते हैं हम निकालेंगे।
ठीक है, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए 2 is also prime number, 2 is also prime number, 5 is also prime number, and 20 is what? 20 is composite number. 20 is what? 20 is composite number. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा, 20 के जब हमने फैक्टर्स निकाले तो हमें एक चीज़ मिली, 20 के फैक्टर्स निकालने पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए जब किसी नंबर पे पावर नहीं लगी होती है इट मीन्स इस पे 1 की पावर लगी है। अब यहाँ पे हमारी पूरी थ्योरम निकल के आ गई, दैट इज अ कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द पावर्स ऑफ, दिस इज पावर्स ऑफ प्राइम नंबर इन अ प्रोडक्ट फॉर्म। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं और किसी भी प्राइम नंबर पे हमारी क्या होगी, पावर। देखिए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, बिकॉज 4 हियर इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको कैसे लिखना है, आपको इस 4 के भी टुकड़े करने हैं, किसमें, प्राइम नंबर्स में। तो 4 के 2 हो सकते हैं, इसलिए हम इसे हमेशा लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आप समझे थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम बोलती है हर एक कंपोजिट नंबर हमारा कैसे रिप्रेजेंट होता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर कितने भी हो सकते हैं, कितने, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऐसा भी हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। मैंने वहां पे एक वर्ड रिप्रेजेंट किया यूनिक, जैसे मैं अब आपको इस यूनिक के बारे में बात करती हूँ। जो भी हम करेंगे ये हमेशा यूनिक होगा। जब भी हम ये जो प्रोडक्ट हम लोग बता रहे हैं ना आपको, ये प्रोडक्ट लिखने का जो तरीका है ये यूनिक होगा, ये कहना चाह रहा है। देखिए इसमें हमने क्या किया, 2 5 13 7, इसका हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, 2 13 5 7 कर सकते हैं ना, 13 को इधर 5 को इधर। इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं 2 को और 7 को इंटरचेंज करके। लेकिन देखिए क्या नंबर्स चेंज हो रहे हैं, नंबर्स का सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है, नंबर हमारे पास अभी भी यही है। अगर हम 10 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख रहे हैं या फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज हो रहा है। नंबर्स हमारे कैसे हैं, नंबर्स हमारे सेम है। 10 को हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग नहीं लिख सकते। कोई दूसरा नंबर आप निकाल के दिखाइए जो आप प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते, तो वो आप नहीं लिख सकते। इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिक। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना पावर का, जो एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके, वो सिर्फ एक ही होता है। अब हमने यहाँ पे ऑर्डर की बात की कि हम ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। कहने का तरीका वही है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 10 ही तो होता है। लेकिन इस थ्योरम के हिसाब से आप ये पढ़िए, फॉर यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी मस्ट नो द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। अब आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए एक प्राइम नंबर क्या है हमारा 2, एक प्राइम नंबर क्या है हमारा 5, P1 है हमारा 2 एंड P2 है हमारा 5। असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखिए, सबसे पहले क्या आएगा 2, देन क्या आएगा 5। तो अब तो ये ऑर्डर भी क्रॉस आउट हो गया हमारा। ठीक है, तो हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं 10 को 2 इंटू 5 में। अब तो हम 5 इंटू 2 में भी नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा किसी भी कंपोजिट नंबर के जब भी आप फैक्टर निकालें तो हमेशा उसको किस में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में। आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा नंबर लेते हैं
जैसे कि 21। इसको इसके फैक्टर्स प्राइम नंबर में दो निकलेंगे, एक है 3, एक है 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको आप ऐसे मत लिखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए सही तो ये भी है, लेकिन थ्योरम के हिसाब से आपको किस में चलना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आप ये समझ गए। अब देखिए कंपोजिट ऑर्डर को आप प्राइम नंबर के फैक्टर्स में करेंगे कैसे। देखिए 10 तो बहुत छोटा था, तो मैंने बोल दिया 5 × 2, तो वो आप करेंगे HCF लेके। ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे HCF लेके, तो आपको ऐसे करना है, ये आपको HCF लेके ये करना है, जैसे मैंने ये HCF का तरीका निकाला है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 8232 ये कंपोजिट नंबर है। हाँ है, ये कंपोजिट नंबर है। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं, हम इसको टुकड़ों में तोड़ें, हम इसको छोटा छोटा डिवाइड करें। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा। आप इसको डायरेक्टली 4 से मत करिए, यहाँ पे आपके प्राइम नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप छोटा नंबर लीजिए, डेट इज 2। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। तो जब हम ये करेंगे, देखिए अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम देखते हैं क्या अब ये 3 से डिविजिबल है। देखिए क्या अब ये 3 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है ये 3 से डिविजिबल। देखिए डिवाइड हो गया ना पूरा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप अलग से ऐसे कर सकते हैं, जैसे 3 4 3 करके देखिए, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 7। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से अगर हम 343 को डिवाइड करते हैं, देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब 49 7 एंड 7 हियर हमारा जैसे 1 आता है, इसका मतलब हमने सारे फैक्टर्स कंप्लीट किए। तो हम 8232 ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इसके देखो बहुत सारे 2 3 7 कितने सारे, और ये बहुत नंबरों से डिविजिबल होता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। चलिए इसके प्राइम नंबर में करते हैं। 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। 2 to the power 3 multiplied by 3 multiplied by 7 to the power 3। असेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ है, पावर में भी है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में भी है। तो दिस इज अवर फैक्टराइजेशन थ्योरम, दिस इज अवर फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसे फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा 2 थ्योरम्स हमने अभी कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर का एक रिमाइंडर होता है जो कि ऑलवेज इससे छोटा होगा एंड 0 से बड़ा या इक्वल होगा। सेकेंड हमने पढ़ा दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं, P इज फॉर प्राइम नंबर। ठीक है, हमने ये 2 थ्योरम कंप्लीट की हैं। अब आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस पे ज़रूर मिलेंगे और हम वो क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, दैट इज फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा था, हमने सीखा था कि किसी भी बड़े कंपोजिट नंबर का फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करना हमने सीख लिया है।
लेकिन इस फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमें नहीं पता। देखिए आपने बहुत बचपन में एक चीज़ की होगी, फॉर एग्जाम्पल हमें एचसीएफ निकालना है सिर्फ 6 और 20 का, जो हमने बचपन में किया है हम उस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। हमने 6 का फैक्टराइजेशन किया और हमने 20 का फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते थे कि क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन है इस 2 से, एंड 3 तो यहाँ कॉमन नहीं है, 5 यहाँ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या निकलता था इसका, एचसीएफ निकलता था हमारा 2, ठीक है। और एलसीएम क्या निकलता था, एलसीएम निकलता था हमारा जब हम 6 और 20 का साथ साथ में करते थे। आपने ये किया है ना, आपने ये यहाँ पे किया होगा, सबने ये थर्ड क्लास में ये कर लिया होगा। और ऐसे करके हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम हमारा निकलता था 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। ये तरीका हमने बचपन में सीखा, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा ये तरीका यहाँ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्होंने मेथड का नाम दे दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। अगर हमारे पेपर एमसीक्यूज होते तो हम कैसे भी निकालें, हमें क्या मतलब, लेकिन यहाँ पे हमारे एग्जाम्स जो हैं वो रिटन हैं, आपको सारा मेथड लिखना है, तो जो चेक करने वाला होगा वो आपका मेथड चेक करेगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा इसलिए है क्योंकि इसमें मेन चीज़ होती है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। करते हैं। सबसे पहला रूल, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने अभी किया। 6 का फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 20 का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन तो हमारा 2 है, 2 हमने यार नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और 2 पे सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1 है या 2 है, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर लगा देंगे। स्मॉलेस्ट पावर किसकी, कॉमन नंबर की, कॉमन नंबर। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम करेंगे हमारे पास जितने भी नंबर हैं, जैसा एक नंबर हमारा क्या है 2, एक नंबर हमारा क्या है 3, और एक नंबर क्या है हमारे पास 5। क्या कोई और एक्सटर्नल नंबर है, नहीं है, सबके बीच में मल्टीप्लाइड लगा दो। अब हमें पावर क्या लगानी है, इसमें हमें पावर लगानी है लार्जेस्ट, ठीक है। जैसे 2 हमारा मैच कर रहा है तो हमारी लार्जेस्ट पावर क्या है 2, तो हमने 2 के ऊपर पावर लगा दी 2। 3 हमारा मैच ही नहीं कर रहा है, 3 तो सिर्फ एक जगह पे है, नीचे तो है नहीं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 8 होता तो हम यहाँ पे 8 लिखते, लेकिन यहाँ पे 8 है तो नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 रहेगी। तो दिस इज अवर एलसीएम। अब आप समझ गए। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल ऐसे आते हैं, हम और कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल्स कुछ ऐसे आते हैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, 7 एंड 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 एंड 11, तो आपको एचसीएफ निकालना है। हम फिर से वही करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या है 2, एंड एक यहाँ पे और कॉमन नंबर है डैट इज 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर 2 में स्मॉल पावर कौन सी है 2, एंड 3 में स्मॉल पावर कौन सी है 5। सो दिस इज अवर एचसीएफ। और अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हम सारे नंबर लिखेंगे जितने भी दोनों में आते हैं। जैसे एक 2 आ रहा है, एक हमारा 3 आ रहा है, एक हमारा 7 आ रहा है और एक हमारा 11 आ रहा है, ठीक है। पावर क्या लगाएंगे, लार्जेस्ट,
जैसे 2 पे हमारी लार्ज पावर किस क्या है, 2 या 5? 5, 3 पे 8, 7, 1 एंड 11, 1। तो आप सीख गए ना कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ में, या आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में या फिर अपनी किसी नोटबुक में, एचसीएफ में हम कॉमन नंबर्स की स्मॉल पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर। एंड एलसीएम में हम क्या लेंगे, सारे नंबर, डिस्टिंक्ट नंबर ऑल डिस्टिंक्ट नंबर विद लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर। समझ गए आप। तो ये हमारा रूल है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर लिया, एचसीएफ इज 2 एंड एलसीएम इज दिस। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बारे में हम सीखते हैं कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है टू नंबर्स की। पहली बात तो हमेशा अगर क्वेश्चन आपका कोई टू नंबर्स दे देता है, दो नंबर देता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया 6 एंड 20, ये टू नंबर्स है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 एंड 50, ये भी टू नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ किसका, 10 एंड 50 का एचसीएफ निकाल लेना है, मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम किसका, 10 एंड 50 का। ये किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों नंबर्स के इक्वल होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 50। इस फॉर्मूले का यूज कहाँ आता है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये होता है, इफ एचसीएफ ऑफ 6 and 20 is to find LCM of 6 and 20। देखिए, आप बोलेंगे ये तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, इसमें हमें एचसीएफ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आप ये एलसीएम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर उसने आपको एचसीएफ दिया है, इट मीन्स वो पूछना चाह रहा है इस फॉर्मूले से ही निकालना। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 20। यहाँ पे उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जिसका हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ उन्होंने क्या दे दिया है, 2, एलसीएम हमसे पूछा है, एंड यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 60। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है वो एचसीएफ पूछ ले, या हो सकता है आपको एचसीएफ और एलसीएम दे दे और कोई सा एक नंबर दे दे और आपसे सेकंड नंबर पूछ ले। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। देखिए, अभी हमने सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं। हमने जो पुराना क्वेश्चन लिया था उसमें हमने दो नंबर का ही तो निकाला है ना, दो नंबर ही तो है ना। यहाँ पे एक नंबर है हमारा 6 और एक नंबर है 20। अब हम निकालना सीखेंगे कि हम तीन नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर 3 या 4 या 5 आप इसके बाद सीख जाएंगे। देखिए, हम 12 के फैक्टराइज करते हैं, 2 यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, ठीक है, 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 15 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 21 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, तो हमें इनका एचसीएफ सबसे पहले निकालना है क्योंकि ये सबसे छोटी चीज़ है। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन विद स्मॉल पावर, कॉमन एंड स्मॉल याद रखिए, ठीक है। कॉमन यहाँ क्या है, 2 कॉमन है क्या, नहीं, कैंसिल, 3 3 3
3 हमारा कॉमन है, 5 कॉमन है क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो गया? 3। क्योंकि पावर अगर हम देखते हैं तो सब में क्या पावर लगी है? 1। तो हम क्या लगा देंगे? 1। तो हमारा इन तीनों नंबर का HCF क्या होता है? 3। अगर हम LCM निकालें, सेम फंडा, सारे नंबर्स लिखेंगे 2, 3, 5, 7। ठीक है, और पावर क्या लगानी है? लार्ज वाली। 2 पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, क्योंकि और तो नंबर ही नहीं है। 2 पे हमने 2 लगा दी, 3 पे 1, 5, 1, 7, 1। तो ये है हमारा LCM। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और हमारी जो भी वैल्यू है वो होगी हमारी LCM। ऐसे ही आपको वो 3 की जगह आपको 4 नंबर दे सकता है, आपको 5 नंबर दे सकता है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपको HCF में सारे के सारे नंबर में जो कॉमन आता है वो लिखना है, और सारे नंबर में जो स्मॉलेस्ट पावर है वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। और LCM में सारे नंबर्स के सारे नंबर यहाँ पे लिखने हैं, और सारे नंबर पे जो पावर लगती है उसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है वो उस नंबर के ऊपर आपको लगा देनी है। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अपने एनसीईआरटी में चेक करिए, आपको क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, जो हमने पहले किया वो भी एनसीईआरटी का है। अब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी इसी थ्योरम से हो जाएगी। अगर आपने यहाँ तक सारी चीज़ें समझ ली हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट करिए, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर फिर भी इवन इफ कोई डाउट यहाँ पे आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो क्वेश्चन के साथ एक आपके लिए सोल्यूशन निकाल के दे दूंगी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आता है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। यहाँ पे रीविजिटिंग का क्या मतलब है? देखिए, इरेशनल नंबर जो है ना, हमने क्लास 9th में पढ़ लिए हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी में एक नंबर सिस्टम पूरा है जिसमें हमने पढ़ लिया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर का यहाँ पे ये हम प्रूफ करते हैं कि कोई नंबर इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आपके बोर्डिंग्स में क्वेश्चन आएगा, √2 इज इरेशनल, आप इसको प्रूफ करिए। ठीक है, या शो डेट √2 इज इरेशनल। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था √2 इरेशनल है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन √2 इरेशनल है, ये आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारी ये थ्योरम हमें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहला थ्योरम हम समझते हैं। देखिए, हमने ऊपर 2 थ्योरम पढ़ी हैं, आप इनको सबको कोलैब मत करिए, सबको अलग अलग लिखिए, अलग अलग सीखिए। ऐसा मत करिए कि सारी थ्योरम एक दूसरे में आप मिक्स कर दें। ठीक है, नाम से थ्योरम के शॉर्टकट्स बना लीजिए। देखिए, इसका पढ़ते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, पी हमारा क्या है? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। कोई भी p हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमारी थ्योरम कहती है कि p जो है वो a को भी डिवाइड कर देगा। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमारा p जो है वो a को डिवाइड कर देगा। ये हमारी थ्योरम कहती है। चलिए देखते हैं। हमने कोई प्राइम नंबर लिया, एग्जाम्पल 3। हर चीज़ का एग्जाम्पल लगा दीजिए तो आपको सारी थ्योरम्स आप खुद से समझने लग जाएंगे, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से ऐसा कोई नंबर बताइए जो डिविजिबल होता हो और किसी नंबर का स्क्वायर हो। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर क्या है? 4। क्या 4 डिविजिबल होगा? नहीं। 2 के बाद 3 का स्क्वायर 9। हाँ, 3 9 को डिवाइड करता है। तो हम ये पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दैट 3 डिवाइड्स 9। समझ गए आप? यही तो बोल रहा है ना, p डिवाइड्स a स्क्वायर। हमारा a यहाँ पे क्या है? a है हमारा 3, और a स्क्वायर क्या है हमारा? 9।
तो हमारा p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। तो हमारा थ्योरम कहता है p a को डिवाइड करेगा। a क्या है हमारा 3, ऑब्वियसली 3 डिवाइड्स 3, 3 तो डिवाइड कर रहा है 3 को। कोई दूसरा नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल कोई दूसरा प्राइम नंबर लेते हैं बड़ा, चलो 7, ठीक है। और हम कोई नंबर लेते हैं जो 7 से डिवाइड होता है, चलिए हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 कैसे नंबर्स को डिवाइड करेगा, जैसे एक 25 को डिवाइड कर देगा, करेगा ना, ठीक है। क्या 5 5 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 25 किसका है, 5 का स्क्वायर। 7 का अगर हम देखें तो 49 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, तो इसका मतलब 7 7 को भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम आपसे बस इतना कहना चाहती है कि कोई एक प्राइम नंबर है p, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। आप इतना याद कर लीजिए, कोई प्राइम नंबर है p, अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। कोई प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ करें कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए देखिए, अगर मुझे प्रूफ करना है कि कोई चीज़ एप्पल है, ठीक है, कोई फ्रूट है वो हमारा एप्पल है, तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। हम मान लेते हैं कि वो एप्पल नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो एप्पल नहीं है। अगर वो फ्रूट एप्पल नहीं है और ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब वो एप्पल नहीं है। और अगर वो फ्रूट एप्पल नहीं है, ये प्रूफ नहीं होता है, तो इसका मतलब वो एप्पल है। आप नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक बॉय हैं, ठीक है, मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ आप एक बॉय हैं। आप कहेंगे इसमें प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं मान लेती हूँ कि आप गर्ल हैं, ठीक है, हमें प्रूफ करना है आप बॉय हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि आप एक लड़के हो। मैं आपको मान लेती हूँ कि आप एक लड़की हो। मानने को क्या जा रहा है, मैथ इज एवरीथिंग अबाउट सपोजिंग, ठीक है। मैंने मान लिया आप एक लड़की हो। अगर आप लड़की गलत प्रूव होते हो, अगर मैं प्रूफ करते टाइम मैं ये बोल दूं कि आप लड़की नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, आप लड़के हो, प्रूफ हो क्या ना। मतलब इसको बोलते हैं एंटी प्रूविंग। जैसे कोई चीज प्रूफ करने के लिए हम मान लें कि वो है ही नहीं, और अगर वो नहीं है और वो गलत प्रूफ हो जाए, इसका मतलब वो चीज वो है। आप शायद कंफ्यूज ना हो, मैं फिर से बताती हूँ। देखिए, सपोज मैं मानूं कोई शर्ट रेड कलर की है, इसको प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ करो कि ये शर्ट रेड कलर की है। तो एक तरीका होता है, हम ये प्रूफ करें, हम ये मान लें कि शर्ट रेड कलर की नहीं है, शर्ट कोई दूसरे कलर की है, ब्लू है या ऑरेंज है, ठीक है, कोई दूसरे कलर की है, बस रेड नहीं है। और अगर ये प्रूफ गलत साबित हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ थी वो सही थी, ठीक है। अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है और ये साबित हो जाए कि दूसरा वाला सही बोल रहा है, तो अपने आप जो दूसरा बंदा है प्रूफ हो जाएगा कि वो झूठी बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम यहाँ से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। देखिए, लेट √2 इज रेशनल। रियल नंबर में रेशनल जो नंबर होता है वो इरेशनल बिल्कुल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल होता है वो रेशनल नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। देखिए, अगर ये हमारा मानी हुई चीज सही हो जाती है तो हम ये प्रूफ ही नहीं कर सकते, क्योंकि √2 अगर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, और अगर वो इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया √2 रेशनल है, मतलब √2 p/q के फॉर्म में है। ये मैंने पढ़ाया ना क्लास 9th में आपको।
तो अगर अंडर रूट टू रेशनल है और ये गलत प्रूफ हो जाए, इसका मतलब अंडर रूट टू इरेशनल है। धीरे धीरे इसको सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, आपको ये चीज समझ में आएगी। हमने माना अंडर रूट टू एक रेशनल नंबर है, और कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, और कोई नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि वो नंबर रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। अब समझ में आया आपको? तो हमने माना कि अंडर रूट टू रेशनल नंबर है, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। इट मीन्स हम अंडर रूट टू को लिख सकते हैं a अपॉन बी, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। करेक्ट। यहां से हमारी एक स्टेटमेंट आई a इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है आके। अब हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। इस इक्वेशन का हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आइए, देखिए मैं आपको नई स्लाइड में ये चीज़ समझाती हूँ कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर, मैं बिल्कुल ही नई स्लाइड कर देती हूँ, अगर कोई नंबर 2 मल्टीप्लाई 3, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में आता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, यहाँ पे कुछ भी x, ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि वहां पे हमारी एक इक्वेशन बनी है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे 2b स्क्वायर को पहले समझते हैं। मैंने बोला 2 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर है ना। हम बी स्क्वायर को अभी हम भूल जाते हैं। कोई नंबर है y जो 2 से मल्टीप्लाइड है, तो इट मीन्स 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। करेक्ट है ना ये? यहाँ तक आया समझ में? कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाइड हुआ है, इट मीन्स ये 2 से कट जाएगा। कैसे? 2b स्क्वायर अपॉन 2, देखिए 2 से 2 कटा, b स्क्वायर आंसर आ गया। तो मतलब ये 2 से कट रहा है। ठीक है, और 2b स्क्वायर किसके इक्वल है? a के, a स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स a स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये आपको कैसे लगा? आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप बोलेंगे ये 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स हो रहा है, 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा। ये नंबर है क्या? ये नंबर है आपका 18। ठीक है, तो क्या ये डिवाइड कर रहा है 2 से? ऑफ कोर्स ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है, और हमारा 2b स्क्वायर डिविजिबल कर रहा है। फर्स्ट इज 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore a स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, हमने ये चीज सीख ली। नहीं समझ में आया है? आप वीडियो फिर से बैक कीजिए और समझिए। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? 2 ने a स्क्वायर को डिवाइड किया। ठीक है, 2 ने a स्क्वायर को डिवाइड किया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे का करते हैं। ये हमारी वो थ्योरम बन के आती है जो अभी अभी हमने पढ़ी है। पूरा क्वेश्चन एक बार करते हैं, फिर आपको ये इजी ज़्यादा लगेगा।
देखिए 2 ने ए स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इट मीन्स हमारी जो वो थ्योरम थी, थ्योरम हमारी बोल रही है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, करेक्ट। तो यहाँ से देखिए हम लिख के देखते हैं, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। समझ गए आप? तो हमने ये तो निकाल लिया था कि 2 डिवाइड करती है हमारी ए स्क्वायर को, तो हमारी उस इक्वेशन से ये निकल के आता है कि 2 हमारा ए को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 2c। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए की जो वैल्यू होगी वो 2 के मल्टीपल में ही होगी, तभी तो डिवाइड करेगा ना। 3 के मल्टीपल में होती फॉर एग्जाम्पल तो क्या डिवाइड करता? फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 7 है, तो क्या ये 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसलिए a इज इक्वल्स टू 2c, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में होगी तभी हमारा 2 डिवाइड होगा। हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। पुराने पेज पे आते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाली है, एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ए स्क्वायर हमारा 2b स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर हमारा 4c स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स 2b स्क्वायर हमारा 4c स्क्वायर के इक्वल होगा ना। इट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। हमें बस ये पता लगाना है। इस थर्ड इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, इस थर्ड इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है, देखिए 2c स्क्वायर का भी मतलब क्या है? 2c स्क्वायर का भी ये मतलब है कि वो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ से 2 से डिवाइड करिए, कंफ्यूज मत होइए। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इट मीन्स ये 2 को डिवाइड, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। b square is divisible by 2. It means 2 divides b square, and from that theorem if p divides b square then p divides b, and p is 2 तो 2 divide b। समझ गए आप? अब देखिए हमने फर्स्ट पेज पे आते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी कि 2 डिवाइड्स a। ये देखिए ये हमने पढ़ा है ना, 2 डिवाइड्स a। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 डिवाइड्स a। और एक चीज हमने पढ़ी 2 डिवाइड्स b। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2a को डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड a एंड b बोथ। समझ में आ रहा है ना? 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स a और b का जो कॉमन डिविजिबल है वो क्या है? वो है 2, वो 1 नहीं है। और हमने माना क्या था? हमने माना था √2 एक रेशनल नंबर है a अपॉन b, और रेशनल नंबर में a और b में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं होता है। इनका जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या प्रूफ हो गई? रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों प्रूफ हुई? ये इसलिए रॉन्ग प्रूफ हुई क्योंकि हमें a और b का एक कॉमन डिविजिबल मिल गया जो कि क्या है? 2। a हमारा फॉर एग्जांपल 4 हो सकता है, b हमारा यहाँ पे 2 हो सकता है, इसलिए इन दोनों का, ये दोनों 2 से डिवाइड कर रहे हैं। a हमारा 18 हो सकता है, b हमारा 14 हो सकता है, ये भी 2 को डिवाइड कर रहे हैं दोनों। तो इनका GCD 1 नहीं है। GCD मतलब इनका HCF 1 नहीं है। इसका मतलब ये √2 रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि वो a अपॉन b के फॉर्म में नहीं है। a अपॉन b के फॉर्म में कब होता? तब होता जब HCF ऑफ a एंड b क्या होता हमारा? 1।
ना कि 2, 3, कोई भी नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है आपका? इर्रेशनल नंबर है। अब आपको समझ में आया? कोई भी तरीका है, आपको बस ये एक जो प्रोसेस है इसको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है मैं फिर से बताती हूँ। √3 के लिए फॉर एग्जाम्पल प्रूफ करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। आपको क्या करना है? लेट √3 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो इसका मतलब HCF A और B का क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब ये नंबर 3 से मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 डिवाइड्स A स्क्वायर। इसका मतलब 3 डिवाइड A। निकाल लिया ना हमने। नाउ इफ 3 डिवाइड्स A इट मीन्स A इज इक्वल्स टू 3C। इसका भी स्क्वायर करेंगे। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9C स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9C स्क्वायर एंड A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3B स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को रखेंगे तो हमें मिलेगा 3B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9C स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3C स्क्वायर। इट मीन्स 3 डिवाइड्स B स्क्वायर। इट मीन्स 3 डिवाइड B। 2-3 सवाल आप करिए कॉपी पे बार बार, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से हमें पता चल रहा है कि 3 डिवाइड A एंड B बोथ। इट मीन्स HCF ऑफ A एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि HCF इसका क्या है? 3। It means √3 is not rational number. It means √3 is an irrational number. आपको ये ऐसे प्रूफ करना है। देखिए जाके अपनी NCERT में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इस पे, और आप करिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, क्योंकि इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, प्रूफ करना है 5 माइनस √3 कैसे है। देखिए, अभी तक हम क्या सीख रहे थे? √2 कैसे, √3 कैसे, उसका मेथड तो वो है। इसका मेथड क्या है? देखिए, इसमें भी हम मान लेंगे 5 माइनस √3 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 5 माइनस √3 को लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में। ठीक है, क्रॉस मल्टी, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस A/B। करेक्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5B माइनस A/B। ठीक है, √3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, A और B हमारा क्या है? कोई इंटीजर। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। नहीं, A और B हमारा यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो 5 माइनस A/B हमारा रेशनल नंबर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि √3 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। देखिए, ये यहाँ पे रेशनल नंबर हो सकता है, ये हमसे रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन √3 तो रेशनल नंबर नहीं है ना। देखिए, √3 के इक्वल्स में क्या आता है? 5B माइनस A/B। ये हमारा रेशनल है, ये हमारा इरेशनल है। ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या प्रूफ हो गई? रॉन्ग, क्योंकि इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब जो हमने पहली स्टेटमेंट मानी है ये भी रॉन्ग है। ठीक है, और हमें इससे पता चलता है कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है,
इस हिसाब से हमने ये प्रूफ कर दिया। चलिए, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अब हमारा पूरा होता है। आपको कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से करने हैं, वो आप कीजिए। नहीं समझ में आते हैं मुझे कमेंट करिए, मैं इनका आंसर, अगर नहीं समझ में आते हैं तो फिर मैं एक आंसर की अलग से वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आई थिंक मुझे आंसर की वीडियो अलग से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी का है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25। हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये कैसे प्रूफ होगा? आपको इसको रेशनल के इक्वल ले लेना है और ये एक स्टेटमेंट बन के आएगा, इरेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख लीजिए, जो कि अभी हमने किया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। चलिए ये भी करिए और बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं, आपका एनसीईआरटी का मैंने एक एक टॉपिक अगर मैंने यहाँ पे अच्छे से उठाया है, तो फिर आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमें कमेंट करिए कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी किसके ऊपर लेके आऊँ, क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे तक जुड़े रहें और हम नए नए वीडियोस के साथ आगे आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 को आप अपनी तरफ से कंप्लीट कीजिए। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है विद कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर आपको इरेशनल और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास 9th की चैप्टर 1 की वीडियो देखिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या है। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।